हेलो एवरीवन, आप मुझे हाई प्रीस्ट बुला सकते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ घोर कलयुग में। ये पृथ्वी धीरे धीरे नर्क बनते जा रही है क्योंकि इंसान इंसानियत छोड़ के हैवानियत पे उतर आया है। इसी पे आधारित आज मैं आपको दो ऐसे केसेस के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। साक्षी एक 16 साल की लड़की थी जिसने हाल ही में 10th के एग्जाम्स दिए थे। वो शाहबाद डेरी जो कि दिल्ली में है वहां पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उस लोकेलिटी की बात करें सो दैट प्लेस इज फिल्ड विद लोअर मिडिल क्लास पीपल। साक्षी पहले प्रवीण नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे जिस कारण साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू तक अपने हाथ में बनवा रखा था। लेकिन बाद में किसी कारण दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद साक्षी की मुलाकात एक 20 साल के लड़के मोहम्मद साहिल खान से होती है जिसने हाल ही में उस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर करने का काम शुरू किया होता है। साहिल की बात करें तो उसको आवारागर्दी करना, हुक्का पीना और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना बहुत पसंद था। इस बीच दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात बातचीत में बदलती है और धीरे धीरे जून 2021 में दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इस रिलेशन के बारे में साक्षी के सभी दोस्तों को पता चल जाता है। साक्षी ने साहिल को शुरुआत में ही अपने पास्ट के बारे में बता रखा था। हालांकि उस वक्त साहिल को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवीण का नाम उसके दिमाग में बैठ जरूर गया था। रिपोर्टिंग्स के अनुसार शुरुआत में साहिल ने साक्षी को अपना पूरा नाम नहीं बताया था। कुछ समय बाद जब साक्षी को साहिल की असलियत के बारे में पता चला कि वो किसी और रिलीजन से है तो वो शॉक्ड हो गई। साक्षी को काफी बुरा लगा कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई, क्योंकि आज भी काफी लोग कास्ट और रिलीजन में मानते हैं। अब चीजें धीरे धीरे करके बिगड़ने लगे क्योंकि साहिल को बार बार प्रवीण के नाम का टैटू दिखता था और ना चाहते हुए भी दोनों के बीच इस बात को लेके झगड़ा हो जाता। रोज के झगड़े और किसी और रिलीजन के होने के कारण साक्षी के मन में साहिल को लेके सेकंड थॉट्स आने लगे। हालांकि इस चीज का कोई सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, बट कहा जाता है कि वारदात के करीब 1 महीना पहले साक्षी दोबारा से प्रवीण के टच में आ जाती है और उससे बात करने लगती है। ये बात साहिल को पता चल जाती है और वो साक्षी को धमकाना शुरू कर देता है, लेकिन साक्षी उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसकी धमकियों को नजरअंदाज कर देती है। फिर कुछ समय बाद वो साहिल से परेशान होकर ब्रेकअप कर लेती है। वारदात के ठीक 15 दिन पहले नीतू, जो कि साक्षी के एरिया में रहती थी और उसकी दोस्त थी, उसको अपने घर पे रहने के लिए बुलाती है क्योंकि पुलिस वाले उसके पति को किसी क्राइम के लिए जेल में बंद कर देते हैं। साक्षी अपने माँ बाप से बात करती है और वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चले जाती है। इस दौरान साक्षी को बार बार साहिल से कॉल और मैसेजेस आते रहते थे कि वो उस पे नजर रख रहा है कि वो कहाँ जाती है और किस टाइम जाती है और उसको मारने की धमकी भी देता है। साक्षी समझ जाती है कि ये मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है, तो वो ये सारी बातें नीतू को बताती है और वो दोनों जाके भावना से मिलते हैं। भावना उन्हें अपने दोस्त अजय एके झबरू, जो कि उस एरिया का दबंग है, उससे मिलाती है और सारी बात बताती है। झबरू साक्षी को बोलता है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम उसको कॉल करके मिलने के लिए बुलाओ और मैं उससे बात कर लूंगा। साक्षी साहिल को कॉल करती है मिलने के लिए और उसको झबरू के बारे में बताती है। ये सुनने के बाद साहिल भी कहता है कि वो किसी को भी बुला दे, मैं डेरी का बदमाश हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। 27 में वो तीनों साहिल से मिलते हैं, जहां साहिल अकेला नहीं बल्कि 15-20 लड़कों के साथ आया होता है। वहां झबरू साहिल को हड़काता है और कहता है कि इस लड़की का पीछा छोड़ दे। साहिल कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सुनता है। उसके बाद वो तीनों वापस आ जाते हैं और साक्षी साहिल को टॉन्ट करते हुए एक वॉइस नोट भेजती है और कहती है, अब कहाँ गई तेरी बदमाशी। अब यहाँ पे साहिल की सिचुएशन को समझो। वो अपनी गर्लफ्रेंड को गवा चुका है जो कि पॉसिबली अपने एक्स के टच में है और वो झबरू के आगे कुछ नहीं बोल पाया, जिसके कारण उसकी बेइज्जती हो गई। और बाद में साहिल ने बताया कि उसको ऐसा लगने लगा था कि झबरू उसे मार देगा। ये सारी चीजें बिल्डअप हुई और उसने वो कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। 28 मई को करीब 4 बजे साक्षी भावना के साथ मार्केट चले जाती है शॉपिंग के लिए, क्योंकि उस दिन नीतू के बेटे का जन्मदिन था। वापस आने के बाद वो लोग सड़क पे ही खड़े होते हैं कि साक्षी को साहिल का कॉल आता है मिलने के लिए। साक्षी वहां से भावना को ये बोल के चले जाती है कि वो पब्लिक वॉशरूम जा रही है और उसको डायरेक्ट नीतू के यहाँ पे ही मिलेगी। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचती है जहां पर साहिल उसका इंतजार कर रहा होता है, साहिल बिना कुछ सोचे समझे उस पे चाकू से वार करना शुरू कर देता है। 1 या 2 बार नहीं बल्कि 16 बार बेरहमी से उसके शरीर में चाकू घोंप देता है। बेचारी साक्षी दर्द से फड़फड़ा रही थी, लेकिन वो राक्षस रुकता नहीं।
उसके बाद अपने पैर से साक्षी के मुंह पे वार करता है। इस समय तक शायद साक्षी ने दम तोड़ दिया था, लेकिन साहिल का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो उसने बगल में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और 5 बार साक्षी के चेहरे पे मारा। उसके बाद वो वहां से आगे गया, फिर वापस आया, एक बार फिर सिर पे पत्थर मारा, 2 बार लात मारी और जब सुनिश्चित कर लिया कि साक्षी मर चुकी है, वो वहां से भाग गया। आप लोग सोच ही सकते हैं कि साहिल कितना बड़ा दरिंदा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि साक्षी के शरीर में 34 चोट के निशान मिले हैं। शर्मनाक बात यह है कि यह घटना खुलेआम की गई थी, लोगों के सामने, लेकिन कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए नहीं आया। सब खड़े होकर तमाशा देखते रहे, जिंदा लाश की तरह। एक आदमी ने शुरुआत में मदद करने की कोशिश करी, लेकिन साहिल ने उसको धमका के भगा दिया। इसके बाद साहिल ने अपना फोन स्विच ऑफ करके बुलंदशहर अपनी बुआ के यहाँ चला गया रात बिताने के लिए। अगली सुबह जब उसकी बुआ ने साहिल के आने की खबर उसके पिता को दी, तो साहिल के माँ बाप ने ये बात पुलिस को बता दी और करीब वारदात के 18 घंटे के बाद पुलिस ने साहिल को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के टाइम साहिल के हाथ में कलावा बंधा हुआ था ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। साहिल ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि वो साक्षी को पहले ही मार देना चाहता था और उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। इससे मिलता जुलता एक और मशहूर लेकिन दिल दहला देने वाला केस, उसके लिए हमें ठीक 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 18 मई 2022 की, जब श्रद्धा वॉकर नाम की एक 27 साल की लड़की का बड़ी बेरहमी से मर्डर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इस केस को फटाफट से समझते हैं। श्रद्धा वसाई, जो कि फलहार डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। उसके फादर फैमिली से अलग रहते थे। उसने मास मीडिया के कोर्स में एनरोल तो किया, लेकिन बीच में ही कोर्स को ड्रॉप कर दिया। साल 2019 में एक डेटिंग ऐप के थ्रू श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई और वहां से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर श्रद्धा ने सोचा कि अब टाइम आ गया है इंडिपेंडेंट बनने का, तो वो मलाड शिफ्ट होगी, जो कि मुंबई में है। वहां रूम लिया और बड़ी MNC के कॉल सेंटर में काम करने लग गई। आफ्ताब भी मलाड शिफ्ट हो गया और उसी कंपनी में जॉब करने लगा। दोनों एक दूसरे को रोज मिलते और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने डिसाइड करा कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, तो क्यों ना लिव इन में रहें। जब दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं, तब श्रद्धा अपनी फैमिली को आफ्ताब के बारे में बताती है, लेकिन उसकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं ड्यू टू डिफरेंट रिलीजन। श्रद्धा को ये आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती और वो धीरे धीरे अपनी फैमिली से कटना शुरू कर देती है। फिर साल 2020 में कोरोना के कारण श्रद्धा की मॉम की डेथ हो जाती है। श्रद्धा अपने घर आती है, अपनी फैमिली से मिलती है और वापस मलाड चले जाती है। श्रद्धा का बॉन्ड अपने फादर से कुछ खास नहीं था, वो बहुत ही कम बातचीत करती थी। खैर, अब इस समय तक आफ्ताब ने जॉब छोड़ दी थी, वो कुछ काम नहीं करता था। घर का खर्चा जो भी चल रहा था वो सब श्रद्धा के पैसों से, जिसके कारण दोनों के बीच काफी लड़ाई होती थी और आफ्ताब मारपीट पे भी उतर आता। 23 नवंबर 2020 को आफ्ताब ने श्रद्धा को बुरी तरीके से पीटा, जिस कारण श्रद्धा को अपने दोस्तों से मदद मांगनी पड़ी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा। उसके बाद आफ्ताब के अगेंस्ट पुलिस रिपोर्ट करवाई गई, जिसमें लिखा हुआ था कि ये श्रद्धा को गला घोट के मारने की धमकी देता है और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको कहीं फेंक देगा। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और ब्लैकमेल किया कि अगर श्रद्धा वापस नहीं आई तो वो सुसाइड कर लेगा। ये सुनने के बाद श्रद्धा वापस आफ्ताब पे चलेगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके झगड़े फिर शुरू हो जाते हैं क्योंकि श्रद्धा बार बार उसको शादी के लिए फोर्स करती है और आफ्ताब मना कर देता है। इस बीच आफ्ताब के दिमाग में एक प्लान आता है श्रद्धा को मारने का। 8 मई को श्रद्धा और आफ्ताब तोश, जो कि हिमाचल में है, वहां घूमने के लिए जाते हैं। आफ्ताब सोचता है कि पहाड़ी इलाका है, वो श्रद्धा को आराम से मार देगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता। और इस बीच उसकी मुलाकात बद्री नाम के एक आदमी से होती है। बद्री बताता है कि वो दिल्ली में छतरपुर पहाड़ी इलाके से है। वो बताता है कि वो दिल्ली का कोना है, वहाँ पर जंगल है और वो सुनसान इलाका है। ये सब सुनने के बाद आफ्ताब समझ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। वो मुंबई न जाके श्रद्धा को दिल्ली ले चलता है और कहता है कि अब यहीं पर रहते हैं, अपने परिवार से दूर, और गुरुग्राम में कहीं जॉब देख लेंगे। 15 मई को वो छतरपुर इलाके में रूम ले लेते हैं। श्रद्धा हालांकि अपने फैमिली वालों से बात तो नहीं करती थी, लेकिन उसके पिता को सब पता रहता था कि उसकी बेटी कब, कहाँ, किसके साथ है, क्योंकि श्रद्धा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी और वो हर चीज़ की पोस्ट डालती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि पोस्ट डलना बंद हो गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में।
अब श्रद्धा की फैमिली को टेंशन हुई तो उन्होंने श्रद्धा के फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया। वहां से उनको पता चला कि श्रद्धा से उनकी कई महीनों से बात नहीं हुई है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आता है। सितंबर का महीना आ गया था। श्रद्धा की फैमिली ने पुलिस कंप्लेन करी और आफ्ताब के बारे में बताया तो आफ्ताब महाराष्ट्र आया और उसने इंटेरोगेशन में बताया कि श्रद्धा और उसकी लड़ाई हुई और वो 18 मई को उसे छोड़ के चली गई। महाराष्ट्र पुलिस वालों ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। बार बार पिता की कंप्लेन करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस फाइनली 9 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस को इस केस के बारे में बताती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। विद इन 48 आवर्स दिल्ली पुलिस आफ्ताब को पकड़ लेती है, जहां वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि 18 मई 2022 को उनके बीच फिर से लड़ाई हुई, लेकिन इस बार वो आम लड़ाई नहीं थी। उसने श्रद्धा को नीचे गिराया और तब तक उसका गला घोटा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। फिर उसकी बॉडी को बाथरूम में रखता है, जोमैटो से खाना ऑर्डर करता है और खा के सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह वो बाजार जाता है, वहां से 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है, एक आरी खरीदता है, प्लास्टिक बैग्स खरीदता है और कुछ केमिकल्स भी खरीदता है। घर वापस आता है, बाथरूम में बैठ के वो श्रद्धा की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। 2 से 3 दिन लगते हैं उसको पूरी बॉडी के टुकड़े करने में और उनको प्लास्टिक बैग में रैप करने में। रैप करने के बाद वो सारे पैकेट्स को डीप फ्रीजर में डाल देता है ताकि बॉडी सड़े ना। 19 मई से 5 जून तक वो रोज रात बॉडी के टुकड़ों को जंगलों में जाके फेंक आता और हर दिन एसिड से फर्श को साफ कर देता ताकि चाह के भी फॉरेंसिक वालों को कोई सबूत ना मिले। उसने ये भी बताया कि श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े उसने कहाँ फेंके हैं, उन सब का एक मैप भी बनाया हुआ है। इस मैप की मदद से पुलिस वालों ने काफी हद तक श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स रिकवर करे। करेंटली आफ्ताब पूनावाला का ट्रायल चल रहा है दिल्ली साकेत कोर्ट में। अब देखना यह है कि कोर्ट का वर्डिक्ट क्या होता है। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, लोगों को अवेयर करना, स्पेशली उन लोगों को जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ये दोनों मर्डर बहुत ही ब्रूटल तरीके से किए गए थे और दोनों में एक साइको किलर के अलावा लव जिहाद का भी एंगल दिखाया गया है। दोनों केसेस में कॉमन था टॉक्सिक रिलेशनशिप और दोनों ही लड़कियों ने इस बारे में खुल के अपनी फैमिली से बात नहीं करी। आप लोग क्या सोचते हैं इस केसेस के बारे में और क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों से बचने के लिए? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।